नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी के सवालों से परेशान पीएम मोदी की, राजस्थान में बागियों की बगावत से मुश्किल में आई बीजेपी की, संजय राउत के निशाने पर आई बीजेपी की, सुप्रीम कोर्ट से पंजाब के राज्यपाल को लगे झटके की, साथ ही जानेंगे क्या कांग्रेस में शामिल होंगी महुआ मोइत्रा, और बुलेटिन के आखिर में बात दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में उमा भारती ने दिया बीजेपी को जोरदार झटका। बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार करने से किया इनकार, कहा किसी भी सभा को नहीं करूंगी संबोधित। महाराष्ट्र की सियासत में बड़ी हलचल, शरद पवार से अजीत ने की मुलाकात के बाद दिल्ली पहुंचे शाह के साथ बैठक, संकट में फंस सकती है महाराष्ट्र सरकार। संजय सिंह को कोर्ट से लगा झटका, जुडिशियल कस्टडी 24 नवंबर तक बढ़ी। कोर्ट परिसर के बाहर आकर बोले आप सांसद, केजरीवाल के खिलाफ रची जा रही है साजिश। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 72 अंकों की बढ़त के साथ 64,905 पर हुआ बंद। निफ्टी 30 अंकों की बढ़त के साथ 19,425 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार समाप्त होने में अब 5 दिन ही बचे हैं। बीजेपी के सामने सत्ता बचाने की तो कांग्रेस के लिए इस बार बड़ी जीत हासिल करने की चुनौती है। साधारण बहुमत से काम नहीं चलेगा, इसका एहसास कांग्रेस को भी है, इसलिए पार्टी ने पूरी ताकत लगा रखी है। इस बीच नरेंद्र तोमर के बेटे का एक कथित वीडियो सामने आया है, जिस पर आज मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने जमकर बीजेपी को घेरा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में इस समय नरेंद्र तोमर के बेटे के कथित वीडियो ने हलचल मचा रखी है। कांग्रेस इसे लेकर चुनाव आयोग तक पहुंच चुकी है। इसे लेकर कांग्रेस अब हमलावर हो गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि तोमर के बेटे का वीडियो सामने आने के बाद मोदी और ईडी ने कार्रवाई क्यों नहीं की। इस मामले की जांच होनी चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए। राहुल ने लोगों से सवाल भी किया कि आप लोगों ने वो वीडियो देखा कि नहीं। दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस वीडियो को लेकर कहा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला लगता है। नैतिकता का मापदंड कहता है कि प्रधानमंत्री इस पर जवाब दें। सिर्फ किसी थाने में एफआईआर से बात हल नहीं होगी। अगर वीडियो सही है तो ये बेहद गंभीर मामला है। तोमर को एक दिन भी पद पर रहने का अधिकार नहीं है, या तो वो इस्तीफा दें या प्रधानमंत्री उन्हें बर्खास्त करें। नरेंद्र तोमर अपने बेटे के कथित वीडियो के चलते खुद तो मुश्किल में घिर ही गए हैं, साथ ही पूरी बीजेपी ही मुश्किल में दिख रही है। वैसे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी की मुश्किलों को और बढ़ा रखा है। रैली में राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी का रिमोट कंट्रोल अडानी के हाथ में है, वो अपने मित्र के लिए काम करते हैं। बीजेपी ओबीसी वर्ग को कभी भी सम्मान और उनका हक नहीं देगी। मोदी सरकार को 90 अफसर चलाते हैं, जिसमें सिर्फ 3 ओबीसी हैं। तो मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में 53 अफसर हैं, लेकिन ओबीसी सिर्फ 1 है। अगर मध्य प्रदेश का बजट 100 रुपए है तो ओबीसी अफसर सिर्फ 33 पैसे पर निर्णय लेता है। मतलब आबादी 50%, लेकिन भागीदारी 100 रुपए में सिर्फ 33 पैसे। राहुल गांधी ने कहा कि प्रदेश की सरकार एमएलए नहीं चलाते, ये सब जानते हैं, सरकार तो अफसर चलाते हैं। पीएम मोदी और शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि एमपी में ओबीसी की सरकार चल रही है, लेकिन इस सरकार में ओबीसी अफसर कितने हैं? सिर्फ 1। आज बच्चे भी अफसर बनना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सरकार एमएलए नहीं चलाते। राहुल ने कहा कि मोदी कहते हैं कि देश में सिर्फ एक जाति है, गरीब। ओबीसी, दलित, आदिवासी नहीं है। मैंने जातिगत जनगणना की बात कर दी, इनके दिमाग से जाति की बात ही गायब हो गई है। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी का तूफानी चुनाव प्रचार जारी है। इधर राजस्थान में भी चुनाव प्रचार जोरों पर है। इस बीच बागियों से बीजेपी मुश्किल में दिख रही है। बीजेपी के करीब 2 दर्जन बागियों ने बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया है। राजस्थान विधानसभा चुनावों में नाम वापसी का काम पूरा हो गया है और इसके साथ ही विधानसभा चुनाव की पूरी तस्वीर साफ हो चुकी है। नाम वापसी के काम के बाद सबसे बड़ा झटका बीजेपी को लगा है। पार्टी के 4 दर्जन से ज्यादा नेता बगावत कर पार्टी को ही कमजोर करने में जुटे हैं। इनमें से ज्यादातर निर्दलीय हैं। कुछ तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, आजाद समाज पार्टी गठबंधन से टिकट लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। आधा दर्जन से ज्यादा नेता तो चुनावों से पहले दल बदलकर कांग्रेस में चले गए थे, जिसमें से कई को कांग्रेस ने टिकट भी दिया है। बाड़मेर की शिव सीट पर बीजेपी के 2 बागी जालम सिंह रावलोत और रविंदर सिंह भाटी चुनाव लड़ रहे हैं। इनके चुनाव लड़ने से बीजेपी कमजोर होती दिख रही है। इस बीच बीजेपी के कुछ बागियों को उसकी सहयोगी जननायक जनता पार्टी ने भी टिकट दिया है। बीजेपी में सबसे बड़ी बगावत अजमेर में देखी जा रही है। अजमेर को सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है। वो यहां से सांसद भी रह चुके हैं। यहां की 8 सीटों पर लगभग हर सीट पर बीजेपी का बागी उम्मीदवार पार्टी की परेशानी बढ़ा रहा है। यहां पार्टी के 8 बागी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं।
इसके अलावा सीकर, जयपुर, अलवर में भी पार्टी के कई बागी मैदान में डटे हुए हैं। लगभग हर जिले के अंदर बीजेपी में बगावत दिखाई दे रही है, तो कई सीटों पर पार्टी की गुटबाजी भारी पड़ रही है। बीजेपी वसुंधरा समर्थक और वसुंधरा विरोधियों में बंट गई है। बीजेपी के जिन बागियों ने पार्टी को संकट में डाल दिया है, उसमें चित्तौड़गढ़ से चंद्रभान आक्या, डिडवाना से यूनुस खान, बाड़मेर से प्रियंका चौधरी, झुंझुनू से राजेंद्र भांबू, सूरतगढ़ से राजेंद्र भादु, शाहपुरा से कैलाश मेघवाल, लाडपुरा से भवानी सिंह राजावत और खंडेला से बशीरधर बाजिया प्रमुख हैं। उधर झोटवाड़ा से आशु सिंह सुरपुरा, सुजानगढ़ से राजेंद्र नायक, सीकर से ताराचंद धायल, सवाई माधोपुर से आशा मीणा, संगरिया से गुलाब सिंवर, साचौर से जीवाराम चौधरी, मसूदा से जसवीर सिंह खरवा, बयावर से इंदर सिंह, मकराना से हिम्मत सिंह राजपुरोहित और लुड़करणसर से प्रभुदयाल सारस्वत भी बीजेपी से बगावत कर चुनाव लड़ रहे हैं। राजस्थान में बागी अपनी ताकत दिखा रहे हैं, तो वहीं संजय राउत ने भी आज बीजेपी और चुनाव आयोग को अपनी ताकत का एहसास कराने की कोशिश की। असली शिवसेना के मुद्दे पर संजय राउत ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। चुनाव आयोग ने शिवसेना का नाम और निशान दोनों एकनाथ शिंदे को सौंप दिए, लेकिन उद्धव गुट ने आयोग के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और साफ कर दिया कि कोर्ट से उन्हें इंसाफ मिलेगा, क्योंकि शिवसेना किसकी है ये दुनिया जानती है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने इसे लेकर एक बार फिर से चुनाव आयोग और बीजेपी पर निशाना साधा है। राउत ने कहा कि अगर आप पाकिस्तान में जाकर भी किसी से पूछेंगे कि शिवसेना किसकी है, तो लोग बोलेंगे कि बाला साहेब ठाकरे की, मगर चुनाव आयोग को ये बात मालूम नहीं है। राउत ने कहा कि चुनाव आयोग पर अब भरोसा नहीं है, वो केंद्र सरकार का तोता हो गया है। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी स्वार्थी पार्टी हो गई है। बीजेपी चीन और मणिपुर पर बात नहीं करती, सिर्फ सेल्फी लेती रहती है। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे ने जून 2022 में पार्टी से बगावत की थी। इसके बाद शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर राज्य में सरकार बनाई और खुद मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद शिंदे ने शिवसेना पर अपना दावा कर दिया। 16 फरवरी 2023 को चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना मान लिया। साथ ही शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और चिन्ह भी इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। उद्धव गुट ने चुनाव आयोग के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने बोला जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तब तक चुनाव आयोग कोई फैसला नहीं ले सकता है। अगस्त में सुनवाई के दौरान मामला सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के पास चला गया, जिसके बाद मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। संजय राउत के बयान से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। झटका तो आज पंजाब के राज्यपाल को सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। पंजाब के राज्यपाल की तरफ से विधानसभा से पारित विधेयकों को मंजूरी न देने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि आप आग से खेल रहे हैं, ये लोकतंत्र है। और क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब के राज्यपाल की तरफ से विधानसभा से पारित विधेयकों को मंजूरी न देने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि आप आग से खेल रहे हैं, ये लोकतंत्र है। जनप्रतिनिधियों की तरफ से पास बिल को इस तरह नहीं अटकाया जा सकता। आप ये नहीं कह सकते कि विधानसभा का सत्र ही गलत था। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने पंजाब सरकार और राज्यपाल दोनों से कहा, हमारा देश स्थापित परंपराओं और परिपाटियों से चल रहा है और उसका पालन करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा कि विधानसभा के बजट सत्र की बैठक को स्थगित क्यों किया गया, अनिश्चित काल के लिए सत्र को समाप्त क्यों नहीं किया गया। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से कहा, कोर्ट को इस मामले में 1 हफ्ते का समय दें, वो इस मामले में कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। ऐसे में बेंच ने उनसे सवाल किया कि अगर हल निकालना था तो अदालत आने की जरूरत क्यों पड़ी। इस पर सॉलिसिटर ने कहा कि उनको अगले हफ्ते सोमवार तक का समय दिया जाए। इस पर CJI बोले, हमें एक संक्षिप्त आदेश जारी करने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 19 और 20 जून को बुलाई गई विधानसभा की बैठक को कानूनी तौर पर सही ठहराया। राज्यपाल से कहा कि वो इस दौरान पास किए गए सभी विधेयकों पर फैसला ले। आपको बता दें कि राज्यपाल सचिवालय ने दलील दी थी कि मार्च में बुलाए गए बजट सत्र को खत्म करने की बजाय स्थगित किया गया। जून में दोबारा बैठक बुलाई गई, ये गलत है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीकर के पास ऐसा करने का अधिकार है। कोर्ट ने ये टिप्पणी भी की, विधानसभा सत्र को अनिश्चित काल तक स्थगित रखना भी सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के रुख से पंजाब के राज्यपाल सवालों में हैं। इधर महुआ को लेकर संसद की एथिक्स कमेटी भी सवालों में है। संसद में सवाल पूछने के बदले पैसे लेने के मामले में महुआ इस वक्त भले ही मुश्किलों में घिरी दिख रही हो, लेकिन उनके हौसले बुलंद हैं। उन्हें अपनी संसद सदस्यता जाने का कोई मलाल नहीं है, बल्कि वो तो मोदी और बीजेपी को सीधी चुनौती दे रही हैं कि 2024 में वो दुगने अंतर से जीत दर्ज करके संसद पहुंचेंगी। वहीं कयास ये भी है कि वो कांग्रेस में वापसी कर सकती हैं। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये खास रिपोर्ट।
महुआ मोइत्रा ये नाम आज खबरों में छाया हुआ है। संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में महुआ की संसद सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। एथिक्स कमेटी ने उनके निष्कासन की सिफारिश की रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दी है, जिसको लेकर महुआ ने कहा कि वो 2024 में दुगने वोटों से जीतकर फिर से संसद पहुंचेंगी। वहीं उन्होंने एथिक्स कमेटी पर भी सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही ये भी खबरें आ रही हैं कि महुआ मोइत्रा अब टीएमसी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं और कांग्रेस के टिकट पर ही वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। दरअसल महुआ कांग्रेस की खोज थी। उनका पहला कार्यकाल 2009 में पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी के आम आदमी के सिपाही अभियान से शुरू हुआ, लेकिन 2010 में एक फ्लाइट में ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद उन्होंने टीएमसी में शामिल होने का फैसला किया और उन्हें पार्टी प्रवक्ता नियुक्त किया गया। यानी टीएमसी में आने से पहले वो कांग्रेस नेता थी। शायद यही वजह है कि वो अक्सर कांग्रेस के साथ खड़ी नजर आई। अब कांग्रेस भी उनके साथ नजर आ रही है। यानी महुआ ने राजनीति का पहला ककहरा राहुल गांधी से ही सीखा है। शायद यही वजह है कि उनके बयानों में भी राहुल गांधी की तरह ही बेखौफ अंदाज दिखता है। आपको बता दें कि जब संसद में राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी, उस वक्त पूरे देश भर की राजनीति में भूचाल आ गया था। देश की सभी छोटी पार्टियों ने इसकी कड़ी निंदा की थी। हर एक राजनीतिक दल ने मोदी सरकार के खिलाफ और राहुल गांधी के समर्थन में बयान दिया था। राहुल गांधी के समर्थन में बीजेपी पर पलटवार करते हुए तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने भी ट्वीट किया था। महुआ ने कहा था कि राहुल गांधी की बर्खास्तगी देश के संवैधानिक आजादी की ताबूत में आखिरी कील है। वहीं जब महुआ पर आरोप लगे तो कांग्रेस उनके साथ खड़ी नजर आई, जबकि उनकी पार्टी ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली थी। अब जब महुआ के कांग्रेस में जाने की अटकलें लगने लगी तो टीएमसी भी अब महुआ का समर्थन कर रही है। महुआ के अगले कदम पर सबकी नजरें हैं। दुनिया की नजरें भी फिलिस्तीन पर हैं। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू सार्वजनिक घोषणा कर चुके हैं कि गजा को वो नेस्तनाबूद करके आखिरी जंग जीतेंगे। गजा के बिगड़ते हालात को लेकर भारत, अमेरिका, यूएन महासचिव तक को कहना पड़ा है कि मानवता के आधार पर इजराइल को सभी सैनिक गतिविधियों को रोक देना चाहिए। वहीं फ्रांस और यूएन ने भी संघर्ष विराम की बात दोहराई है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। गजा में इजरायली बमबारी लगातार जारी है और जान जाने का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री का कहना है कि उनके सैनिकों ने उत्तर से लेकर दक्षिण गजा तक कब्जा कर लिया है, लेकिन इस संघर्ष को रोकने की कोशिशें भी हो रही हैं। संयुक्त राष्ट्र के आपदा राहत मामलों के प्रमुख मार्टिन ग्रिफिथ्स ने पेरिस में गजा पर गुरुवार को हुए मानवीय सम्मेलन में शिरकत करते हुए जंग को रोकने की अपील जारी की है और विस्थापितों की सुरक्षा की गुहार लगाई है। वहीं यूएन राहत प्रमुख ने मानवीय युद्ध विराम की आपात जरूरत पर जोर देते हुए कहा, गजा के लोगों को कुछ राहत देने और महत्वपूर्ण सेवाओं को फिर से बहाल करने के लिए बंदूकें खामोश करें। इसके साथ ही पेरिस में हुए मानवीय सम्मेलन में फ्रांस ने भी जंग को फौरन रोकने की अपनी बात को दोहराया है, लेकिन इजराइल अपनी ताकत के नशे में चूर मासूमों को निशाना बना रहा है। 7 अक्टूबर को शुरू हुई इस जंग को 1 महीने से ज्यादा वक्त हो गया है। इजरायली सैनिकों ने पूरे गजा को तबाह कर दिया है। आम लोगों की बस्तियों को मलबे में तब्दील कर दिया गया। वहीं विस्थापित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। आश्रय स्थलों पर भीड़ हो गई है, जिससे खाने के संकट से लेकर पानी और इलाज के लिए दवाइयों के लिए लोग तरस रहे हैं। इस जंग में सबसे ज्यादा खामियाजा बच्चों और महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है। वहीं इजराइल जंग को रोकने से बार बार इनकार कर रहा है। यूएन की अपील का भी इजराइल पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इधर पेरिस में हुए मानवीय सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र और उसके साझीदार संगठनों ने गजा में बढ़ती जरूरतों के मद्देनजर मानवीय सेवाओं की आपूर्ति की खातिर इस हफ्ते 1.2 अरब डॉलर की रकम की अपील जारी की थी। इस रकम से गजा में 22 लाख लोगों और पश्चिमी तट में करीब 5 लाख लोगों तक मानवीय सहायता पहुंचाई जाएगी। ये रकम जुटाने में तेजी लाने में मदद करना भी पेरिस सम्मेलन का एक लक्ष्य रहा है। और बुलेटिन के आखिर में बात बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख की। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण ने सबकी चिंता बढ़ा दी है। लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है। राजधानी की बिगड़ती हवा को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जमकर सुनाया और चेतावनी दी है। तो क्या कहा है कोर्ट ने सुनवाई के दौरान, देखते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली की बिगड़ती हवा ने लोगों का सांस लेना मुश्किल कर दिया है, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को जमकर सुनाते हुए कहा, जब हम दखल देते हैं तभी आप एक्शन में आते हैं। इससे पहले कोई काम नहीं करते। हमें बयानबाजी नहीं, नतीजे चाहिए। साल दर साल एक ही बात की जा रही है। पिछले 6 साल से दिल्ली सरकार क्या कर रही है? जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने दिल्ली सरकार को जमकर सुनाते हुए कहा, 10 नवंबर को दिल्ली में बारिश हुई। शायद भगवान ने लोगों की प्रार्थना सुन ली और उनकी सहायता की है। इसके लिए सरकार को थैंक यू नहीं बोला जा सकता है। दरअसल दिल्ली में हुई बारिश के चलते हवा की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के ऑड इवन स्कीम पर भी सवाल उठा दिए थे।
कोर्ट ने कहा कि हमने पूछा था कि दूसरे राज्यों से टैक्सी दिल्ली आने पर क्या कुछ समय के लिए रोक लग सकती है। आप कह रहे हैं कि आप टैक्सी के लिए भी ऑड इवन लागू करना चाहते हैं, इसके लिए हमारे आदेश की क्या जरूरत है? आप अपना बोझ कोर्ट पर डालना चाहते हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं करती है। जिसके बाद आज दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा 13 से 20 नवंबर को लागू होने वाली ऑड इवन स्कीम अब नहीं होगी। राय ने कहा कि दिवाली के बाद सरकार एयर क्वालिटी का रिव्यू करेगी। अगर एयर क्वालिटी में गिरावट आती है तो ऑड इवन स्कीम शुरू की जा सकती है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।